हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। दीप एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम साइंस का चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं। ये फिजिक्स के लिए आपका पहला चैप्टर होगा और इसे हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट इस वीडियो में है और अगला पार्ट अगले वीडियो में आपको मिलेगा। इसमें हम पहले पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। पहले पार्ट में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ टॉपिक्स हैं, हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं देखते हैं। पहला टॉपिक है प्रकाश की परिभाषा तथा गुण। हम इसमें प्रकाश की परिभाषा के बारे में तथा गुण के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा प्रकाश का परावर्तन, तीसरा परावर्तन के नियम, चौथा गोलीय दर्पण, पांचवा टॉपिक है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, छठवां है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकाश तथा इसके गुण। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब यह किसी वस्तु पर पड़कर हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ती है तो वस्तु दिखाई देती है। समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी होती है जो हमारे किसी वस्तु पर टकराकर जब हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमें फिर वस्तु दिखाई देना शुरू हो जाती है, दिखती है। प्रकाश के क्या गुण होते हैं वो देख लें एक बार। इसके दो गुण मैंने यहाँ दिए हैं। पहला, प्रकाश की किरणें सामान्यतः सरल रेखा में चलती हैं। प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। दूसरा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरा, इसमें निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, जिस स्पीड से प्रकाश चलता है वो 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किरणें किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरती हैं तो ये पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इन किरणों के गिरने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे समझिए कि जब किरणें किसी चिकनेदार तल पर गिरने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ये बहुत आते हैं एग्जाम में, इन्हें जरूर ध्यान से पढ़ें और याद भी कर लें। पहला नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। जो आपतित किरण द्वारा कोण बनता है उसे आपतन कोण, तथा जो परावर्तित किरण द्वारा कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं। आगे देखते हैं गोलीय दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है वही गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं ये कौन से दो प्रकार के हैं। पहला, अवतल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है तथा बाहर की ओर पॉलिश होती है। अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ आप देख रहे हैं, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, यहाँ पे परावर्तन होता है तथा ये बाहर की ओर इसमें पॉलिश हुई है, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। आगे देखते हैं उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है तथा अंदर की ओर पॉलिश होती है। इसमें उत्तल दर्पण में इसका परावर्तक पृष्ठ जो है उभरा हुआ है, ये देख लीजिए, और इसमें अंदर की ओर पॉलिश है, इधर पॉलिश है। आगे देखते हैं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसमें ध्रुव देखते हैं। सबसे पहले इसको P से डिनोट करते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ समझिए, लीजिए यहाँ पे, यहाँ इसमें मध्य बिंदु इसका यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे जो होगा उसे ध्रुव कहेंगे। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले से टूट कर बना है या जिस गोले से कट कर बना है उसके केंद्र जो होता है उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से डोनेट करेंगे। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को वक्रता केंद्र यहाँ जो होगा C और P के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होती है? दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक खींची गई रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे हम देखते हैं
मुख्य फोकस क्या होता है? जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उस बिंदु को ही हम मुख्य फोकस कहेंगे। फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आगे देखते हैं, ये कुछ चित्र हैं अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण के, इनको आप ध्यान से देखें। जैसे यहाँ से किरणें ये आती हैं तो यहाँ से परावर्तन होता है और इधर चली जाती हैं, लेकिन आभासी रूप से यहाँ पर ये मिलेंगे तो इधर यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। आगे देखते हैं प्रतिबिंब। प्रकाश किरणें जब परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात, यहाँ परावर्तन और परावर्तक दोनों गलत लिख गए हैं, सॉरी इसके लिए, के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को ही प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब। पहले देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। जब प्रकाश किरणें परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये वास्तविक रूप में मिलती हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तथा आभासी प्रतिबिंब क्या होता है वो देख लें। जब प्रकाश किरणें परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलेंगी नहीं, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए देखते हैं इसमें कैसी कैसी स्थिति होती हैं। इसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। ये सारणी है, इसको ध्यान से देखें। बिंब की स्थिति, बिंब यानी वस्तु की स्थिति जो है, अनंत पर अगर वस्तु रखी होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो फोकस F पर बनेगा प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब का साइज जो होगा वो अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का होगा, पॉइंट जैसा होगा वो। और प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वो वास्तविक एवं उल्टा होगा। वास्तविक यानी किरणें मिलेंगी और उल्टा मतलब उल्टा बनेगा। सी से परे, सी जो होता है वक्रता केंद्र, हमने जो पढ़ा है उससे थोड़ी दूर रखी होगी वस्तु, तो F तथा C के बीच में प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब का साइज छोटा होगा और वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु C पर आ जाएगी तो C पर ही प्रतिबिंब बनेगा और ये समान साइज का होगा और वास्तविक बनेगा तथा उल्टा भी होगा ये। अब वस्तु अगर और पास ले आए और C तथा F के बीच में रखें तो C से दूर बनेगा प्रतिबिंब, C से और अनंत की ओर बनेगा और प्रतिबिंब का साइज जो होगा वो विवर्तित या बड़ा होगा और वास्तविक तथा उल्टा ये प्रतिबिंब होगा। अगर हम वस्तु को F पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अत्यधिक विवर्धित होगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु जब P तथा F के बीच रखी जाएगी तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, विवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी तथा यह सीधा भी होगा। तो आगे देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज क्या होगा, स्थिति अलग अलग वस्तु रखने पर। बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति जो अनंत पर अगर वस्तु होगी तो फोकस F पर दर्पण के पीछे ये प्रतिबिंब बनेगा और अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का ये प्रतिबिंब होगा और आभासी तथा सीधा होगा। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के P के बीच होगी तो P तथा F के बीच दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। P यानी ध्रुव, F यानी फोकस के बीच दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब होगा, आभासी तथा सीधा होगा ये। आगे देखते हैं हम, अब यहाँ पढ़ेंगे हम रेखीय आवर्धन या आवर्धन को। प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, इसको समझने की कोशिश करना। इसकी डेफिनेशन लिखी नहीं है लेकिन मैं बता रहा। रेखीय आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, अनुपात यानी बटे, अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसे यहाँ m से डिनोट करते हैं इसे, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई जो होगी तथा वस्तु बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई होगी, उसको ही, इनके अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहेंगे। इसे m से डिनोट करते हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स भी हैं आपके चैप्टर में, आगे वीडियोज में आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने के लिए मिलेंगे। फोकस दूरी
और वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध क्या होता है वो यहाँ देख लीजिए। इसे ही दर्पण सूत्र भी कहते हैं। ये 1/v यानी वस्तु की दूरी, 1/v यानी प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/u यानी वस्तु की दूरी इक्वल टू 1/f यानी फोकस दूरी। v को डिनोट करते हैं प्रतिबिंब की दूरी, u को करते हैं वस्तु की दूरी और f को करते हैं फोकस दूरी। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।